बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज का टॉपिक जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, वो बच्चे जो बार बार इतनी मेहनत के बावजूद अंग्रेज़ी को पास नहीं कर सकते। मैं कुछ बुनियादी वजूहात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आप वीडियो को पूरा सुनने आए हैं, अगर आप वाकई परेशान हैं अंग्रेज़ी की सप्ली से, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो बातें आप लोगों को नहीं पता होंगी, आपकी सप्ली क्यों आती है, क्यों आप अंग्रेज़ी को पास नहीं कर सकते, मैं बहुत ही मेजर वजूहात आपको बताऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी कई भी बातों पे अमल करेंगे, मेरी कई भी बातों को सुनेंगे, फ़ायदा तो आपको इंशाल्लाह बहुत होगा। और ना सिर्फ फ़ायदा होगा, लेकिन इस बात की आपको मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि नेक्स्ट आपकी सप्ली कभी भी अंग्रेज़ी में नहीं आएगी। मैं कुछ बुनियादी वजूहात आपके साथ में शेयर करूँगा। पार्ट 1 के भी स्टूडेंट्स और पार्ट 2 के भी स्टूडेंट्स हैं। बाकी रही सही कसर यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है कि अगर आपकी चाहे किसी पार्ट में एक सप्ली है या आपकी सारे सब्जेक्ट आपने अपीयर होना है, फ़ी आपकी पूरी होगी। 11-12 हज़ार 13 हज़ार भी ले रहे हैं एडमिशन का। और अगर किसी बच्चे की पार्ट 1 में भी सप्ली है और पार्ट 2 में भी सप्ली है, तो उस बेचारे को 22 से 25 हज़ार का टीका आराम से यूनिवर्सिटी दे रही है। ये तो उनकी इंतहाई गलत पॉलिसी है। मैं जो है इस पे स्टूडेंट के साथ हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक सप्ली है तो एटलीस्ट उसके लिए फ़ी की कमी होनी चाहिए। ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ। मैंने वैसे तो काफ़ी गाइडलाइन जो है इंग्लिश के हवाले से अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में शेयर की हुई हैं, लेकिन आज का स्पेशल टॉपिक और मैं उन बच्चों को डेडिकेट करूँगा कि जिन बच्चों की अंग्रेज़ी में सप्ली है या बार बार अंग्रेज़ी को वो पास नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और अंग्रेज़ी की बात है तो आप इंशाल्लाह उससे ज़रूर पास करेंगे। तो मैं जो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ वो मेरे पास पार्ट 1 का पेपर है। पार्ट 1 के स्टूडेंट जो हैं वो पहले इसको सुन लें, फिर उसके बाद बारी आएगी पार्ट 2 की। मैं कुछ बुनियादी जो रीज़न्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखें, जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे मेजर बात यही है कि बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता। अक्सर मैसेजेस ऐसे हैं, अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं, मैंने बहुत मेहनत की थी, कोई कसर छोड़ी नहीं थी, मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था, सारा लिखा था, सब कुछ लिख के आया था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने मुझे फ़ेल कर दिया। ये यूनिवर्सिटी वाले अंग्रेज़ी पास ही नहीं करते। अंग्रेज़ी के जो लेटेस्ट मार्क्स हैं वो 78, 79, 77 ऐसे मार्क्स बच्चों के अक्सर गेन हुए हैं। तो देखें, वो भी तो बच्चे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मार्क्स देती? मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि आपको चूँकि पेपर तैयारी करना मकसूद नहीं होता। आपने पेपर पे बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता, अगर आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं पता, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो घर बैठ के तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों का काफ़ी नुकसान होता है। तैयारी कर लेना मकसद नहीं होता, आप पेपर को लिखना भी सीखें, उसकी मार्क्स डिवीज़न भी सीखें। तो ये सब कुछ आपको इसी सिंगल वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो देखें, सबसे पहली बात ये है, जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है। जो आपके पास 5 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, ठीक है, आपने इन 5 को 3 में किसी कोई भी 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। कैसे अटैम्प्ट करनी है? पहली उसने क्या जी, एक्सप्लेन करे, दूसरा रेफरेंस लिखा हुआ है, तीसरा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने कितने पैराग्राफ करने हैं? आपने 3 स्टेंजा उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। कैसे अटैम्प्ट करने हैं? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ। ये 3 बातें अब याद रखना कि आपको मैं ये तरीका भी बताने लगा हूँ कि आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 33 नंबर लेना, मैं कहता हूँ, कुछ भी नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला 50 से ऊपर नंबर हासिल करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो। रेफरेंस लिखा आपने, पहले तो बेशुमार बच्चों को रेफरेंस लिखने का अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने इस पे वीडियो अपलोड की भी है, मैं इस पे लिखना नहीं आपको सिखाऊंगा।
वो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा पेपर जो प्रेजेंटेशन वाला वो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ आप मेरी बातें सुनने गौर से जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस में आप देखें, आपने लाइन लिखनी है, उस लाइन में आपने पोइम का नाम बताना है और पोइट का नाम बताना है। वो पोइम या पोइट या वो लाइंस आपकी प्ले से भी ली जाती हैं, तो आपने प्ले का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम लिखना है। या अगर आप किसी पोइम का एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें, रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में आपने पोइम का नाम लिखना होता है, उसके 1 नंबर मिलते हैं। पोइट का नाम लिखना होता है, उसके 1 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर आपको रेफरेंस से होते हैं। लेकिन ये 2 नंबर कैसे मिलते हैं? 2 बातों का ख्याल करना पड़ता है। एक तो पोइम का नाम जो होता है वो कामास के अंदर लिखा जाता है, जबकि पोइम के कुछ नाम होते हैं उनमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। सारे लेटर स्मॉल नहीं होते, सारे लेटर कैपिटल नहीं होते। आप पोइम का नाम अगर देखें तो कुछ लेटर उसमें स्मॉल होंगे, कुछ लेटर उसमें कैपिटल होंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके काम की बातें हैं। जब आप पोइम का नाम ठीक लिखते हैं तब आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। फिर ये पोइम का नाम आपका कामा के अंदर होना चाहिए और फिर उसके बाद जब पोइट का नाम लिखेंगे तो पोइट का नाम विदाउट कामा होना चाहिए और पोइट का नाम भी आपका स्पेलिंग की मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपको रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे। फिर आगे आता है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इस पूरी नज़म का जो आप जिसकी लाइन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका खुलासा क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है। आपको ये पोइम आपने पढ़ी है, मेन आइडिया आपने क्या निकाला? अगर आप उसका मेन आइडिया लिखते हैं तो ये 2 नंबर। हर पोइम का जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है, आप देखें यहाँ से आपको एक स्टेंजा से सिर्फ 4 नंबर मिल गए। अब सारे के सारे स्टेंजा जो हैं हर पोइम का मैंने अपलोड किया हुआ है, सिंगल सिंगल पोइम भी है। 23 पोइम्स हैं, सारी पोइम मैंने अपलोड किया हुआ है, विद आंसर किया हुआ है, रेफरेंस भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है। तो अगर एक स्टेंजा से आपको 4 नंबर मिल सकते हैं तो आपने 3 स्टेंजा अटैम्प्ट करने हैं। तो 4 आप देखें, अगर इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ आपके जो 12 नंबर होते हैं वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के मिलते हैं। पहले क्वेश्चन से बात करूं, टोटल आपके मार्क्स 20 हैं। अब देखें 4 नंबर एक स्टेंजा से, अब 4 जो आप 3 स्टेंजा अटैम्प्ट करेंगे इसके 12 नंबर हो गए। अब 12 नंबर के बाद तीसरी बात जो आती है वो आप देखें, यहाँ तक आपने रेफरेंस के 2 नंबर गेन कर लिए, कॉन्टेक्स्ट के 2 गेन कर लिए। अब आती है बात एक्सप्लेन की। अब ये एक्सप्लेन के लिए आपने एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो इसमें आई नहीं लिखा जाता, EXPLANATION, ये एक्सप्लेनेशन होता है, आई नहीं लिखा जाता। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है इसको आप गौर से सुने। ये आप देखें, अगर वैनिशिंग विलेज से एक स्टेंजा आपके पास आया हुआ है, आपने जो लाइंस आपके पास गिवन है, ये बात गौर से सुनने वाली है कि जो लाइंस आपके पास गिवन है आपने उन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है। पूरी पोइम को नहीं कह रहा मैं, उन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि देखें, आप जब ये शुरू में लिख देते हैं इन द अबव मेंशन लाइंस या इन द गिवन लाइंस, तो फिर शुरू में ये आप आइडिया दे देते हैं उनको कि बच्चा जो है ये कंसेप्ट रखता है, उसको इतनी समझ है कि इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। वो कहाँ से पता चलता है? आपकी सबसे पहली लाइन ही बता रही है कि हम इन लाइन को एक्सप्लेन करने लगे हैं। बाकी आप देखें, इसका जो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका जो स्टेंजा की आप डिटेल लिखेंगे, उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। जब इसकी मार्क्स डिवीजन होती है तो पहला स्टेंजा आपका 7 नंबर का होता है, दूसरा स्टेंजा आपका 7 नंबर का होता है और तीसरा स्टेंजा आपका 6 नंबर का होता है। इसका मतलब ये है कि 4 नंबर आपको 7 में से जो 4 नंबर हैं वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के मिल चुके हैं। अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन में आपको 3 नंबर पूरे बचते हैं। तो 3 में से 3 पूरी यूनिवर्सिटी नहीं देती, आपका 1 नंबर वहाँ पे रख लिया जाता है। अब एक्सप्लेनेशन अगर आपने लिखी है तो आपको लिखने का आइडिया क्या हुआ कि हमने सबसे पहले जब इसे स्टार्ट करना है तो इन द गिवन लाइन से स्टार्ट करना है या इन द अबव मेंशन लाइन से हमने स्टार्ट करना है। तब आप ये कंसेप्ट देंगे कि हमने इन लाइन की एक्सप्लेनेशन करनी है। बाकी सोल्यूशन में आपको बताया हुआ है 23 पॉइंट्स, हर पोइम रेफरेंस है, अटेम्प्ट किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट है वो भी अटेम्प्टेड आपको मिल जाएगा
और एक्सप्लेनेशन है, हर लाइन की अलग अलग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मैंने, पूरी पोइम है तो उस पूरी पोइम में से चाहे कोई भी लाइन आती है तो सिंगल एक्सप्लेनेशन स्टैंजा दिया हुआ है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस भी गैस में बताई हुई हैं, जो मैंने रिसेंटली गैस अपलोड किया है उसमें बताया है कि ये लाइंस आपकी पोइम से रिपीट होती हैं। बाकी मैंने पोइम्स भी इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं कि कौन कौन सी पोइम आपने क्वेश्चन के लिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से आपने एक्सप्लेनेशन को छोड़ के 12 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं, मतलब हर पोइम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तैयार करके। आगे बात आती है जो क्वेश्चंस की। अब ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी और प्ले से लिए जाते हैं। अब देखिए आसान सा हल ये है कि आप शॉर्ट स्टोरी के मल्टी आंसर तैयार कर लें, कुछ भी नहीं होता, मल्टी आंसर से ही बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। मैं चूँकि आप लोगों के साथ इंतहाई सिंसियर हूँ और ना सिर्फ आपके साथ जबकि वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ या मेरे पास पढ़ते हैं, और मैं आपको भी यही समझता हूँ कि अगर आप मुझे सुनते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट्स ही आते हैं। अब आपका नुकसान ना हो तो मैं कभी आपके साथ कोई गलत मालूमात नहीं शेयर करूँगा, या मैं अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हूँ तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं कभी भी कोई गलत चीज़ बच्चों के साथ ना शेयर करूँ, क्योंकि उनका ना सिर्फ 1 साल का बल्कि उनकी ज़िंदगी पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपको ये बात खुले दिल से कह रहा हूँ कि मल्टी आंसर तैयार करें, लेकिन ऐसा आंसर तैयार ना करें एक तो जिसकी लेंथ ना हो बिल्कुल। दूसरा, आप उन नोट से तैयार करें जो किसी अथेंटिक या अच्छे टीचर्स के हों। मैं बेशुमार नोट्स देखे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, कि उनमें जो लिखा हुआ है ना वो किसी मयार का नहीं है। मैं उस हवाले से आपकी अच्छी गाइडलाइन के लिए मैं ना सिर्फ मैं आज यहाँ पे अपने किसी नोट्स का इश्तिहार नहीं दे रहा, ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इश्तिहार देना होता तो मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड ना करता। मैं चूँकि बच्चों के लिए सिंसियर हूँ तो मैंने आपके लिए एक जो शॉर्ट स्टोरी, हर एक चीज़ का शॉर्ट स्टोरी भी है, प्ले भी है, पोइम्स भी है, इवन सारे नोट्स मैंने शेयर किए हुए। मैंने उन्हें बताया हुआ है कि आप ठीक है, आप इनको देखें, आप यहाँ से तैयारी करें। मैं कोई नोट्स शेयर नहीं करता, मैं आपके साथ सारे नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं कि जो नहीं पे कर सकते वो यहाँ से तैयारी कर ले, वो यहाँ से नोट कर ले। अब आप उन शॉर्ट स्टोरी से तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने बताई हुई हैं। जस्ट आपने देखें हर शॉर्ट स्टोरी या प्ले उसका नाम लिखा होता है। जैसा देखें अगर ये टेक पिटी है तो टेक पिटी का सिंगल आंसर है और ये आंसर विद कोटेशन लिखे हुए हैं। कोट्स अगर आप याद करते हैं तो उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम जो शॉर्ट स्टोरी या प्ले से क्वेश्चन लिए जाते हैं वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो मेन पॉइंट पे होते हैं, और मेन पॉइंट जो होता है हर शॉर्ट स्टोरी का या प्ले का वो एक दो ही होते हैं। बस क्वेश्चन घुमा फिरा के यूनिवर्सिटी पूछती रहती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैंने देखा है कि ऐसा कोई आंसर बन जाए जो सब क्वेश्चन को कवर कर ले। तो इंशाल्लाह ताला आप मल्टी आंसर बेशक मेरे तैयार ना करें, जहाँ से भी तैयार करें, आप मल्टी आंसर खुले दिल से तैयार करें, आपको वो नुकसान नहीं देंगे। अब इसी तरह मल्टी आंसर आपके शॉर्ट स्टोरी और प्ले के भी हैं, और इसके साथ साथ जो पोइम्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आप उनमें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। हर पोइम का एक आंसर होता है तो हर पोइम का नाम लिखा होता है। इंपॉर्टेंट पोइम्स भी मैंने शेयर की हुई हैं, प्ले भी शेयर किए हुए हैं, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आप वो तैयार कर सकते हैं। सारी ना तैयार करें, गैस में आप देख लें जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं आप उनको तैयार करें। इंशाल्लाह ताला वहीं से आपका एग्ज़ाम जो है रिपीट हो जाएगा। आप लास्ट ईयर के गैस भी देख सकते हैं। जो गैस देता हूँ 100% तो नहीं कहता, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर दूंगा कि आपके मैक्सिमम पोर्शन वहीं से रिपीट हो जाएगा। ये आपका सेक्शन जो देखें 1 कंप्लीट हो गया है। जो आपको बताया आप 12 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं, 20 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से ही आता है। अब देखें अगर शॉर्ट स्टोरी आपने जो तैयार की हुई है, आपका जो एक है इसमें भी 7, 7 और 6 की डिवीजन बनती है। ठीक है, जो बच्चे 3 अटैम्प्ट करते हैं वो 7, 7 और 6 की डिवीजन अटैम्प्ट करते हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा में अगर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो 10, 10, 20 नंबर ही बनते हैं। इसके भी 20 नंबर इसके भी बनते हैं। तो 20 में से आप देखें, आप कुछ ना करके भी ना तो 12 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं अगर आपने टू द पॉइंट वही लिख दिया है जो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है।
सेक्शन बी का आगे जो स्टार्टिंग है, सेक्शन बी में ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन आता है कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जो बच्चे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अंग्रेज़ी से इतनी हाव नाव नहीं रखते, अंग्रेज़ी ज़ुबान को इतना नहीं समझते, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये क्वेश्चन का सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, उसी को देख के आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसी को देख के आपने इस पैराग्राफ को शार्ट करना है, जिसे आप प्रेसी कहते हैं। अगर आप इसके मार्क्स की तरफ देखें तो 25 मार्क्स आपको मिलते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं, 15 मार्क्स की प्रेसी होती है। आप चाहे जितनी मर्जी किताबें तैयार कर ले, कोई आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देता है, लक है किसी बच्चे की कि अगर उसमें से कोई रिपीट हो जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पैराग्राफ पास पेपर में दिए हुए हैं आप उनके आंसर तैयार कर ले, उनकी प्रेसी तैयार कर ले, वही रिपीट हो जाएंगे। 99% चांस है कि वो पैराग्राफ दोबारा रिपीट नहीं होता। इसमें बच्चे को खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें, कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको लिखने का तरीका तो बाद में, पहले आप इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने का मेथड पता होना चाहिए। जिस बच्चे को इसका मेथड समझ आ गया, आप देखें आराम से 15 मार्क्स आप इससे आराम से गेन कर सकते हैं। मैंने, आप देखें इस पे कंप्रीहेंशन और जो प्रेसी राइटिंग है, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बेशुमार लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैंने भी इस पे कोशिश की हुई है बच्चों को समझाने के लिए। आप उसको भी सुने, बाकी को भी सुने, आपको जो जहाँ से आसान लगता है आप वहाँ से पिक करें। काम करने से मैं कहता हूँ कि जो बच्चा काम करने वाला है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। बाकी जो इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगा, आपने इसकी वीडियो देख लेनी है। अब देखें, ये जो कंप्रीहेंशन और प्रेसी का क्वेश्चन है, आप इससे पे काम करें, आप इस मेथड को समझें। मुझे यकीन है कि आप इस पे काम करेंगे, आप इसको समझेंगे तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी इस पे गाइडलाइन के लिए आपने वीडियो देखनी है। ये अनसीन पैराग्राफ आता है, आपने किसी बुक से तैयारी नहीं करनी, बस आप मेथड सीखें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी आपको पता, इंग्लिश का कोई लफ्ज़ नहीं भी आपको आता, आप जस्ट 2 3 4 इसकी वीडियो, इसके रेलिवेंट सुने और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। बाकी इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो एक अलग लेक्चर है, वो एक अलग मेथड है। आप प्रेजेंटेशन की वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इनको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका बताया हुआ है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनमें मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें, जो डायलॉग का क्वेश्चन है या जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, इन दोनों में ट्रांसलेशन तो वही बच्चे अटैम्प्ट करते हैं जिनकी वोकैबुलरी, जिनकी अंग्रेज़ी जो है वो अच्छी होती है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ आपने अटैम्प्ट कैसे करने हैं। पहले बात करूँ अगर डायलॉग की, जो मोस्टली बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो है वो डायलॉग को अटैम्प्ट करते हैं। डायलॉग आपका देखें, अगर 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का डायलॉग है, तो 15 मार्क्स में आप 5 मार्क्स इसके जो साइंस यूज़ किए जाते हैं, जो कामा का इस्तेमाल किया जाता है, जो फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके ये साइंस है, ये जस्ट इसके अच्छे साइन इस्तेमाल करने के ये 5 नंबर मिलते हैं। क्योंकि डायलॉग में देखें उतार चढ़ाव आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत ज़्यादा बंदा जज्बात में आ जाता है, कभी नरमी में आ जाता है, कभी वो बात सवालिया करता है, तो कभी वो बात नरमी से करता है। तो ये सारी जो जज्बात का इज़हार है, जो तासुरात का इज़हार है, ये बातों से आपने बताना होता है। आप देखें, कोई गुस्से में है या कोई सवालिया अंदाज में है या किसी ने एक बात की है, तो इन सब की इलामात होती है। उन इलामात का इस्तेमाल डायलॉग के अंदर किया जाता है। आप डायलॉग को लिखते हैं तो मुझे यकीन है कि मोस्टली बच्चे इसे हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। जबकि डायलॉग लिखा जाता है तो फिर जब भी आप किसी नाम लिखते हैं आदमी का, उसके आगे आपने 2 डॉट डालने होते हैं। इसे कॉलन का साइन कहते हैं। आपने ये साइन लाजमी लिखने होते हैं। जब आप किसी को अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो ये आप ये साइन डालते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। अब इसके अलावा जब आप किसी से सवाल करते हैं हाउ आर यू, तो आगे सवालिया निशान डालना होता है। मतलब कहने की बात यह कि डायलॉग लिखें आप,
लेकिन उसमें जो सवालात हैं वो आप लाजमी जो उसके साइन हैं वो ऐड करें। इन साइंस के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दरमियान में आपने खुद से उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिखा, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपने उसका साइन भी यूज़ अच्छे किए। जो डायलॉग आप तैयार कर ले हैं उसमें आपने साइन का ख़ास क्या रखना है वो मैंने डायलॉग पे सिखाया हुआ है कि आपने साइन कैसे डालने हैं। तो फिर आप कुछ ना करके बिना तो आप 8 मार्क्स यहाँ से आराम से गेन कर सकते हैं। ये मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल थके हुए, जो कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो थोड़ी बहुत लिख सकते हैं मुझे यकीन है कि वो 10 प्लस मार्क्स इसमें से गेन करेंगे। तो ये आपकी बुनियादी बातें हैं, ये कुछ आपकी वजूहत है कि पार्ट 1 में सप्ली आने की। मुझे उम्मीद है कि आप इन पे अमल करेंगे, दूसरों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्ट 1 की मैंने इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट भी किया हुआ है। आप मेथड भी लाजमी सीखें कि आपने इस पेपर को लिखना कैसे है। अब उसके बाद बारी आती है जो पार्ट 2 की। अब कुछ बच्चे जो हैं पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का भी पेपर दे रहे हैं। आप पार्ट 2 की भी साथ सुन सकते हैं कि इसमें ऐसी क्या गलतियां होती हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली बात आती है आपने क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं। यहाँ पे भी वही बात आती है कि आप मल्टी आंसर तैयार कर सकते हैं। मैंने ना सिर्फ पार्ट 1 के पार्ट 2 के भी शेयर किए हुए हैं। आप मल्टी आंसर करें, हर ऐसे का नाम लिखा होता है। आप देखें आपने ऐसे का नाम पढ़ा पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आगे नागासाकी वाला ऐसे आपने पढ़ा, ब्यूटी इंडस्ट्री आपने पढ़ा, टॉलरेंस वाला ऐसे है, साइंस एंड वैल्यू ऐसे है। मैंने गैस में अपलोड किया हुआ है कि ये टॉपिक्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख के मल्टी आंसर भी अपलोडेड है। टोटल 20 ऐसे हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप गैस से देखें और इनके जो मल्टी आंसर हैं वो मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं। आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं, विद कोटेशन लिखे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि किसी किस्म के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उनको मैंने जो शेयर किया आपके साथ वो कुछ इस तरह शेयर किया है कि सब पेपर्स को सामने रख के जो जितने क्वेश्चन जिस ऐसे से पूछे गए थे उन सब क्वेश्चन को मर्ज करके मैंने कुछ इस अंदाज में आंसर लिखे हैं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है, देखिए अगर एक मॉडर्न ऐसे है तो उसमें मेजर टॉपिक्स आपके 2 या 3 बनते हैं। अब उन्हीं मेजर टॉपिक्स पे मुख्तलिफ अंदाज में यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन करती है। जब क्वेश्चन के अल्फाज बदलते हैं तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अब आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मल्टी आंसर तैयार किया है। मैं सब के रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, मैं सब के नहीं बोलूँगा। जो चीज़ मेरी है मैं उस पर गारंटी देता हूँ, आप खुद भी पढ़ें, आप किसी को भी जाके दिखा सकते हैं। मेजर टॉपिक्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, और आपके अच्छे मार्क्स के लिए उसमें कोटेशंस भी ऐड हैं। हर एक जो टॉपिक मैंने अपलोड किया है, मैं आपको बताया मैं कोई किसी किस्म के नोट्स की इश्तिहार नहीं दे रहा। अगर मैं इश्तिहार देने होते तो मैं नोट्स आपको अपलोड करके दिखाता ना, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, वहाँ से तैयारी खुद भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। देखिए 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अगर 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 10-10 नंबर के होंगे। अगर आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं 7-7 और 6 नंबर के होंगे। आप अगर एक क्वेश्चन भी उसमें अटैम्प्ट करते हैं, आपको पता है आपने मॉडर्न ऐसे इतने तैयार किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो बताए हैं, लाजमी गारंटी है कि उसमें से आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। अब देखिए अगर आपने तीनों अटैम्प्ट किए हैं या आपने दोनों अटैम्प्ट किए हैं, आप कुछ ना भी गेन करें ना तो हर क्वेश्चन से 50% मार्क्स आपके पक्के आएंगे। तो इसका मतलब है आप 20 में से यहाँ पे आप 12 नंबर आराम से ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप 12 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है पास होना। अब उसके बाद देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ओल्ड मैन एट द सी, वाजे वाजे इस पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन आप तैयार करें। घुमा फिरा के 5 से 6 क्वेश्चन ओल्ड मैन एट द सी के बनते हैं। वही क्वेश्चन सिर्फ अल्फाज बदलते हैं फिर आपके सामने आ जाते हैं। मैंने सब के आंसर अपलोड किए हुए हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है और उसमें ये कोटेशन आपने तैयार करनी है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप चाहे किसी भी किताब से आप ना वो तैयार करें लेकिन उन क्वेश्चन को नोट कर ले। इन क्वेश्चन को बार बार यूनिवर्सिटी वर्ड्स चेंज करके पूछती है, जो सिंबलिज्म हो गया। जैसा देखिए कोड हीरो, ओल्ड मैन एज अ हीरो है, आप वो कभी कोड हीरो कह देंगे, कभी एपिक हीरो कह देंगे, तो कभी उसे ट्रेजिक हीरो कह देंगे। मतलब एक हीरो वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो उसकी मेजर थीम है, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट।
आप मेजर थीम पे मतलब घुमा फिरा के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी उठा के देती है। तो मैंने वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हुए हैं और आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा जो समझता है कि मैं ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकता, उसके लिए 3 मल्टी आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आप चाहे मेरा काम ना करें, लेकिन ओल्ड मैन द सी से आप आराम से पास हो सकते हैं या आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप वही बच्चा रहेगा जो बच्चा बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। ये दोनों आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रहती बात जो आपके लिए सबसे जो मुश्किल पोर्शन बनता है वो है, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा अनसीन आता है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सा टॉपिक आएगा, ग्रामर का किस जगह से कौन सा टॉपिक एग्जामिनर ले सकता है। तो देखिए, मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप इसमें मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। एक तो ये देखें, आपने पॉजिटिव ऐसे तैयार किया, नेगेटिव ऐसे तैयार किया, आप उसको ज़रूर तैयार करें, आपको वो मार्क्स देगा। लेकिन जो भी पॉजिटिव ऐसे आप तैयार करते हैं या आप नेगेटिव ऐसे तैयार करते हैं या आप कोई और मल्टी टॉपिक ऐसे, मैंने भी 10 अपलोड किए हुए हैं। अब जो भी आप तैयार करते हैं, याद रखना, आपने जो भी स्टूडेंट है उसमें कुछ ना कुछ खुद से सेल्फ राइट करना होता है। आप अगर टोटली किसी के ऐसे पे डिपेंड करके ऐसे को लिखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपका ऐसे पूरा क्रॉस हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा उसमें खुद से थोड़ा बहुत ऐड करेगा, जो भी टॉपिक के बारे में आप दरमियान में ऐड कर दें, तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप थोड़ा सा ये एविडेंस देते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपने थोड़ी बहुत खुद से सेल्फ राइटिंग करने की एबिलिटी भी मौजूद है। बाकी आप देखें, ये एसे आपके पास है। अब इस एसे में क्या है कि 5 नंबर आउटलाइन के दिए जाते हैं, अलग से लिखा जाता है। 5 नंबर आउटलाइन के हैं और 20 नंबर एसे के हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुने, जो आउटलाइन आप एसे के ऊपर मेंशन करते हैं, ये आउटलाइन लिखने का तरीका आपको लाजमी पता होना चाहिए। 5 नंबर आपके मुफ्त के नंबर हैं। क्यों? आपकी जो आउटलाइंस है वो आपके ऐसे के साथ मैच करनी चाहिए। मिसाल देता हूँ कि एक ऐसे हमारा आ जाता है कि एआई पे हमने ऐसे लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे लिखना है। आपको आउटलाइन बनाने का नहीं पता, आप छोड़ दे, आपको नहीं पता। 5 नंबर है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप थोड़ी सी स्पेस 8-10 लाइन ऊपर की छोड़ के आप नीचे से ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें, जो आपने ऐसे तैयार किया है। आपके पास 5 टॉपिक आते हैं, इन 5 टॉपिक्स में से देख लीजिए आपको कौन सा टॉपिक आ रहा है, आपने कौन सा प्रिपेयर किया है। आउटलाइन नहीं आती, आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें। एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 8-10 पैराग्राफ आपने लिख दिए, ऐसे आपका ख़त्म हो गया। अब बारी आती है आउटलाइन की। आउटलाइन में क्या करें, आप पैराग्राफ नंबर 1 आपका जो है, आपने लाजमन उसमें इंट्रोडक्शन दिया है, आपने पैराग्राफ देखना है, उस पैराग्राफ की एक हेडिंग बना ले कि ये मेरा पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है। उस हेडिंग को आप फर्स्ट पे मेंशन कर दें। नेक्स्ट हेडिंग की बारी ले आए। अब ये नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़े, उस नेक्स्ट हेडिंग का आपको क्या पता चलता है कि वो नेक्स्ट हेडिंग सारी जो पैराग्राफ है उसमें क्या मेजर बात की है, उसे एक हेडिंग में आप बना के जो आउटलाइन नंबर 2 में मेंशन कर दें। इस तरह आपने हर पैराग्राफ में देखना है, हर पैराग्राफ की एक स्पेसिफिक आपको लाइन मिलेगी, उस लाइन को आप ऊपर मेंशन करते जाएं, वो आपकी आउटलाइन बनती जाती है। अब जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है कि आपकी आउटलाइन आपके एसे के साथ मैच करनी चाहिए। कैसे मैच करनी चाहिए कि जो आपकी आउटलाइन नंबर 1 है, आपका जो एसे है वही आउटलाइन के मुताबिक पहले नंबर पे होना चाहिए। आउटलाइन नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 के साथ मैच करनी चाहिए। आउटलाइन नंबर 3 इसी तरह आपका सीक्वेंस जो आपने आउटलाइन में बनाया है वो आपका सीक्वेंस आपका एसे में भी होना चाहिए। और ये कैसे आएगा कि आप एसे पहले लिखें और उसके बाद आउटलाइन लिखें। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ऐसे तैयार किया है, विद आउटलाइन तैयार किया है, तो ये आपके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा से आउटलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप आउटलाइन के भी 5 और ऐसे के 20 नंबर में से आप आराम से 15 से 16 नंबर जो दिए जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे है तो 17 मार्क्स आ जाते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते। ये बातें आपकी ऐसे की थी, मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम इनको नोट करेंगे। अब उसके बाद बात आती है सेंटेंस करेक्शन की। अब सेंटेंस करेक्शन लिखने का तरीका तो आपको पता है, आपने सेंटेंस लिखा, कुछ बच्चे लिखते हैं कि ऊपर सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको आप गलत होता है, फिर उसके बाद आप इसे नीचे करेक्ट करके लिखते हैं। दूसरा बच्चे कुछ ऐसे होते हैं वो सीधे सीधे सिर्फ करेक्शन वाले सेंटेंसेस लिखते हैं।
लिखने वाला जैसा भी तरीका है, लिखा ठीक होना चाहिए। अब देखें, जो इसका सबसे आसान हल है करेक्शन का भी और ईडियम्स का भी, मैंने आपको बताया 10 से 15 जो पेपर जो थे लास्ट ईयर्स के मैंने इकट्ठे किए। अब उनमें जो मैंने बात सीखी है, जो मैंने बात देखी है, मैं लास्ट ईयर भी बच्चों को जब सेंटेंस की करेक्शन मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे पास तैयारी करने के लिए आते थे, मैं उनको कैसे तैयारी करवाई कि मैंने सेंटेंस की करेक्शन लास्ट 10 ईयर्स के सेंटेंस की करेक्शन ले ली, उनको ऊपर सेंटेंस लिखा। आप खुद भी देखिए, आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप ऐसे ही तैयारी कर रहे होंगे। आप जिसके भी नोट्स परचेज किए हैं, आपने ऊपर सेंटेंस लिखा है, नीचे उसकी करेक्शन, फिर सेंटेंस लिखा है, नीचे उसकी करेक्शन। अब वो सेंटेंसेस हो सकता है आपके 200 हो सकता है आपके 500 हो सकता है आपके 400 कुछ बोलेंगे सिर्फ 100 सेंटेंस, कुछ बोलेंगे सिर्फ 50, कुछ 10-20 आपको देंगे। मतलब जितने कम होंगे स्टूडेंट खुश हो जाता है। अब अगर मिसाल देता हूँ कि जिस तरह मैंने लास्ट ईयर के जो सेंटेंसेस दिए वो राउंड अबाउट 200 बनते थे। 200 सेंटेंसेस बच्चा तैयार कर लेता है, एग्ज़ाम में जाता है। अब सेंटेंसेस जो एग्जामिनर होता है वो उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब जब चेंज किया, बच्चा बोलेगा कि सर वो जो आपने सेंटेंसेस दिए थे वो नहीं आए। जैसे कि अक्सर मेरे पास आके मैसेजेस आते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी, फिर उससे लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी, हो सकता है कोई 2-3 मिलते जुलते आ भी जाएं तो बाकी नहीं आएंगे। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वर्ड चेंज हो चुकी है, तो वो उसको छोड़ के आ जाएगा। जो मैंने इस साल पॉलिसी की है, मैंने सेंटेंस की करेक्शन को सबको देखा है और मैंने उसके रूल्स लिखना शुरू किए हैं कि इस सेंटेंस में ये रूल अप्लाई हुआ है। फिर जब मैंने रूल आखिर में इकट्ठे किए हैं तो वो सिर्फ 60 रूल बनते थे। अब इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी 1000 करेक्शन है, चाहे आपकी 500 करेक्शन है, चाहे आपकी 2000 करेक्शन है, रूल्स उनमें सिर्फ 60 हैं। बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो सिर्फ वर्ड्स चेंज होते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को वो 60 रूल सिखा दिए जाएं तो चाहे यूनिवर्सिटी या एग्जामिनर किसी जगह पे भी कोई भी लफ्ज़ चेंज करता है, तो अगर रूल से बच्चा वाकिफ़ होगा तो वो आराम से किसी भी सेंटेंस को खुद से चेंज कर लेगा। अब दूसरा मसला ये आता है, बच्चों को ग्रामर का बिल्कुल नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, कुछ भी नहीं सीखा होता। तो मैंने कोशिश की है कि अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा है या कोई 6ठी या 8वीं क्लास का या कोई मैट्रिक क्लास का बच्चा भी है, आप वो सेंटेंसेस भी उसके सामने रखें जो रूल्स मैंने सिखाए हैं, बगैर ग्रामर का इस्तेमाल किए सिखाए हैं। कोशिश अपनी तरफ से मैंने पूरी की है कि जितना आसान से आसान मेथड हो सके वो आप लोगों को मैं डिलीवर करूं। सेंटेंस की करेक्शन आप सुन ले, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपके आराम से सेंटेंस की करेक्शन वो 10 मार्क्स है, 10 के 10 मार्क्स आप गेन करोगे। और इंशाल्लाह जब मैंने एनुअल में बच्चों को वो सेंटेंस की करेक्शन सिखाई तो बहुत जो रिज़ल्ट था बहुत यूज़फुल आया मेरा। जो सेंटेंस की करेक्शन थी, बच्चों ने आके 10 के 10 सेंटेंस करेक्ट करके मुझे दिखा दी कि इनमें से ये रूल हमने सीखा था। अब देखिए, रूल सीख लें, सेंटेंस की करेक्शन किसी जगह पे आप तैयार ना करें, ये बेसिक वजह होती है आप मार खा जाते हैं। बाकी रही बात ईडियम्स की, तो आप 10 साल के ईडियम आप पिछले देख लें, उनमें बार बार अगर जो किताब आपकी हज़ारों के हिसाब से ईडियम है, 500-600 लगभग हर किताब में आपको मिलेंगे। तो उसमें मैंने सारे ईडियम्स इकट्ठे करके देखे हैं, जो कुल मिला के ईडियम बने हैं वो 250 ईडियम थे। वो 250 ईडियम भी मैंने लिख के उनको बाकायदा ट्रांसलेट किया है साथ। अब मैंने ना सिर्फ सेंटेंस की करेक्शन जो लगभग 2 घंटे से ऊपर लग गए, तो ये सारा कुछ 2 घंटे अगर मैंने निकाले हैं तो किसके लिए निकाले हैं? बच्चों के लिए। 250 इडियम्स मैं उनको लिख के ऐसे भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बच्चों को साथ ट्रांसलेट कर दूंगा तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी, इंग्लिश का तलफ़्फ़ुज़ भी उन्हें पढ़ना आ जाएगा, साथ अगर कोई सेंटेंस उन्हें मुश्किल लगता है तो उसका तर्जमा भी पता चल जाएगा। मैंने 250 इडियम जो थे वो एक ही वीडियो में मैंने उन्हें ट्रांसलेट कर दिया, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ 250 इडियम कोई मुश्किल नहीं होते। मैंने आसान अंग्रेज़ी में लिखे है, आप रोज़ के 10, 20, 30 भी तैयार कर लेना, किसी छोटे बहन भाई को साथ साथ सुनाते जाएं, आप 250 इडियम आराम से तैयार करेंगे। और इंशाल्लाह मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप 60 रूल तैयार करते हैं और 250 इडियम तैयार करते हैं तो ये आपके 20 मार्क्स आपके जो बंदे बंदाए आपको मिलते हैं, इसमें आपका एक नंबर भी क्रॉस नहीं होता। तो आप देखें, अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, आपको पता है मैंने जो इडियम लिखे हैं वो 100% ठीक लिखे हैं, या मैंने जो करेक्शन किया है आपको पता है मैं 100% वो ठीक करके हूँ,
20 नंबर सिर्फ अगर आपके इन दोनों में से मिल जाते हैं तो 13 नंबर आपके बाकी बचते हैं, तो बाकी आपके पास पूरा पेपर अटेम्प्ट होता है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी सप्ली आई, आप ये बोलोगे कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स 50 प्लस आने चाहिए, क्योंकि मैंने ये पेपर सारा करके आया हूँ। अब ये आपके ईडियम्स और सेंटेंस की करेक्शन का तरीका आपको बताया, आपने कैसे तैयारी करनी है। अब उसके बाद देखिए आप, जो लास्ट बात है इसमें लेटर और एप्लीकेशन की आती है। लेटर और एप्लीकेशन आपने याद कर लिया, आपने बहुत मेहनत की, दोनों का स्ट्रक्चर सीखे। सबसे पहले आप चाहे लेटर अटैम्प्ट करें चाहे एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें, अगर 15 मार्क्स इसके बनते हैं तो 15 मार्क्स में आप लिख लें, 6 नंबर आपको जस्ट इनके स्ट्रक्चर के मिलते हैं। लेटर में एग्जामिनेशन आवेदन लिखा जाता है, एप्लीकेशन में नहीं लिखा जाता। आप दोनों का पहले मेथड सीखें, इनको लिखा कैसे जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसको सीखें। फिर उसके बाद कोई भी आप देखें, आपने 6 नंबर आपने हासिल कर लिए स्ट्रक्चर के, 6 नंबर मुफ्त के नंबर हैं, आप खुद से गेन कर सकते हैं। सिर्फ आपने इनका मेथड लिखने का सीखना है, दोनों का सीखें। चाहे आप लेटर की तैयारी करें चाहे आप एप्लीकेशन की, हो सकता है जो आप लेटर तैयार करें वो ना आए, लेकिन एप्लीकेशन आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, लेकिन उसका तब भी लिखेंगे जब आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा। मैं दोनों अपलोड किए हुए हैं, दोनों मेथड मैंने सिखाए हुए हैं। लेटर आपने कैसे लिखना है, एप्लीकेशन, चूँकि मेरा ये टॉपिक नहीं है आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर लाजमी सीखे दोनों का, हर चीज़ का ध्यान रखें। कामा, फुल स्टॉप अंग्रेज़ी है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैपिटल लेटर मिस्टेक, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप, कामा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सारे जो बातें इंग्लिश में होती हैं बड़ी मैटर करती है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में तो लिख सकते हैं, गलत इंग्लिश भी लिख सकते हैं, गलत स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के पर्चे में ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। आप अगर इसके 6 नंबर सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के हैं, आप इसका स्ट्रक्चर अगर सीख जाते हैं तो देखें आपने, बाकी रह गया आपके पास ये लेटर जिसमें आपका टॉपिक एक दिया जाता है। आप उस टॉपिक के बारे में अगर ज़्यादा नहीं ना तो 4 लाइनें भी लिख के आते हैं ना, तो 2 नंबर तो उसमें से कोई ना कोई दे ही देगा। अब 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, 6 नंबर आपको स्ट्रक्चर से मिल गए, तो क्या आपको लगता है कि 8 नंबर इसमें हासिल करना कोई मुश्किल बात है? तो अगर कोई बच्चा इसको पूरा अटैम्प्ट करके आता है तो 6 नंबर तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपने अच्छा लिखा है तो आप मैक्सिमम इसमें से मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं वो 12 कर सकते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, और जो कुछ भी आपके साथ मैंने शेयर कर चुका हूँ वो आप खुद भी इस पर अमल करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। फ़ी हर रोज़ नहीं दी जाती, जो यूनिवर्सिटी का जो प्लान है, आप बार बार, बेशुमार बच्चे जॉब भी करते हैं, फ़ी के हवाले से हर कोई खुशहाल नहीं होता। मैं ये सारी बातें इसलिए शेयर की हैं कि बच्चों का इसमें नुकसान ना हो। अब आपने ये सारी बातें इन पे अमल करना है। प्रेजेंटेशन की वीडियो पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी लाजमी सुननी है। जो बच्चे पार्ट 1 के हैं उसे लिखना सीखे, तरीका मैंने बता दी कि आपने मार्क्स कैसे गेन करने हैं, बस आप इनको लिखना सीखें। हमने लिखना कैसे है, अब पार्ट 1 के भी सीखें, पार्ट 2 के भी सीखें। पार्ट 1 के भी पेपर की प्रेजेंटेशन वीडियो अपलोड की हुई है, पार्ट 2 की भी प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड की हुई है। बाकी मज़ीद जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ, नोट्स तो आपके सारे के सारे मैंने यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं। आप PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, नहीं तो यूट्यूब की बायो से आपको मेरा नंबर आराम से मिल जाएगा। मैं कोशिश यही होती है कि सारे बच्चों को रिप्लाई करूं और जल्द अज जल्द रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आप सबका अमियो नासर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।